नमस्कार बच्चों। आज हम नवी का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण ये पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। इनका परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म हुआ है 9 मार्च 1938 में और मृत्यु हुई है 14 नवंबर 2013 में। इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म और मृत्यु हुई है। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, खोजबीन करती है, परंपराओं के बारे में जानती है, बताती है, जांच पड़ताल करती है। बच्चों की जिज्ञासा को उबारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। इनकी जो कहानियाँ हैं वो जो बच्चों की जिज्ञासा होती है, बहुत सारे प्रश्न होती है, उन्हें और बढ़ाने वाले की जिज्ञासा बढ़ेगी, प्रश्न पूछेंगे तो ज्ञान मिलेगा और उनकी कल्पनाओं को नूतन रंग भरने वाली है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है खेल बच्चे का, आओ चंद के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों की गुप्तचर आदि। ये वैज्ञानिक बाल उपन्यास इनके हम जानते हैं। इस गद्य में क्या है ये जानते हैं। गद्य संबंधी में ये एक विज्ञान कथा है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों की अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। ये कहानी कौन सी है? तो विज्ञान कथा है। और इस कथा के माध्यम से देवसरे जी ने क्या बताया है कि ये उद्योगों की जो अंधाधुंध मशीनें बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है, इससे जो बीमारियां बढ़ रही है, तो यहाँ इन सारी बातों का परिणाम हमारे जनजीवन पर क्या होगा, ये देवसरे जी ने हमारे सामने रखा है। अब हम देखेंगे पाठ में क्या है। कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। हुआ यह कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है। अगर किसी को उन्हें घर बुला कर ले जाना हो तो वह भी आकर उन्हें जगा देता है। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी भी उन्हें कभी चिंता न रहती। उस रात भी वह उठे, गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर ले चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते अवश्य ही आ जाते थे। क्योंकि उन्हें अस्पताल पहुंचने की आदत थी। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर भटनागर के लापता होने का समाचार आया और वो समाचार सब लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसके बाद डॉक्टर भटनागर का कोई पता न चला। तो हुआ ये था कि एक दिन क्या हुआ था, रात को लगभग 2 बजे कोई आया और उन्हें उठाकर ले गया। ऐसा अक्सर होता था, वो डॉक्टर थे और लोगों की सेवा करना उनका कर्तव्य वो मानते थे, इसलिए कभी भी जब मरीज उन्हें बुलाने के लिए आता था, वो फिर रात के 2 बजे क्यों न हो, वो उठकर चले जाते थे। और ऐसा अक्सर होता था, लोग उन्हें उठाकर ले जाते थे और वो जो है सुबह सुबह वापस आ जाते थे। वो इतना अपने कर्तव्य को मानते थे कि कोई फीस दे या ना दे, वो अपने डॉक्टर के कर्तव्य को बखूबी निभाते थे। उन्हें इसकी चिंता नहीं थी कि कोई उन्हें फीस देगी, लेकिन वो अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करते थे। उठकर उस मरीज के साथ वो चले जाते थे और उन्हें देखते थे। सुबह सुबह वो वापस आ जाते थे, क्योंकि सुबह लौटकर उन्हें फिर से अस्पताल पहुंचना था।
किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन अब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे। तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के बाद यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आए हो। लेकिन उस दिन रात 2 बजे लोग जो उन्हें उठाकर लेके गए, उसके बाद वो लौटे ही नहीं। उनकी पत्नी को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि शायद मरीज की हालत बहुत गंभीर होगी, इसलिए वो बहुत देर से आ रहे होंगे या आना नहीं हुआ होगा। फिर सोचा कि सीधे अस्पताल गए होंगे। लेकिन मरीज ही जब उन घर पे आने लगे कि भाई अस्पताल में तो डॉक्टर साहब नहीं हैं, तो मरीज घर पे आने लगे, तो उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों को फ़ोन किया, संबंधियों को फ़ोन किया, सबके साथ डॉक्टर साहब की पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। और कुछ देर बाद वो ये मानकर बैठ गई कि शायद ये डॉक्टर साहब किसी दूर के गांव में चले गए हैं और हो सकता है किसी कारण वो वापस ना लौट पाए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस संदेश भेजे गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहिए के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। अब देखिए, शाम होने लगी, फिर भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे। फिर उनकी पत्नी की चिंता बढ़ गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर दिया। और ये जो है डॉक्टर भटनागर का गायब होना सबके लिए बहुत हैरानी वाली बात थी। सब तरफ खोज शुरू हुई, वायरलेस संदेश भेजे और सारे शहर में ये खबर फैल गई कि डॉक्टर भटनागर गायब हो गए। लेकिन उनकी पत्नी को भी ठीक तरह से मालूम नहीं था कि कौन आया था और कौन उन्हें ले गया। वो सिर्फ इतना ही बता सके कि वो अपनी गाड़ी में नहीं गए थे, किसी और गाड़ी ने उन्हें लेके गए हैं। और इस तरह से वो, क्योंकि उनके घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर किसी बड़े पहियों के निशान दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो बता रही थी कि यहाँ दूसरी गाड़ी में वो चले गए होंगे। जाहिर था डॉक्टर भटनागर ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना जारी कर दी थी कि कहीं एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कि ट्रक या बस से वो गए होंगे, ऐसा बड़े पहियों से लग रहा था। मोहल्ले वालों को भी कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि रात बेरात वो चले गए थे। और फिर पुलिस वालों ने वायरलेस से सूचना जारी कर दी कि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो उसके बारे में जानकारी, कि कहीं अगर कोई नहीं मिलता है तो एक्सीडेंट उनका हुआ हो, ऐसी आशंका उन्हें लगी। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई हो। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। अब कई दिनों से कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कोई सूचना नहीं मिल रही थी। लेकिन डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए किसी ने उन्हें इस तरह से ले जाना या फिर उनका बुरा करना, ऐसी कोई शंका भी नहीं आ रही थी। अब पुलिस 2 ही रास्तों पर विचार कर रही थी। एक तो गुंडों ने उन्हें उठा ले गए हो और पैसे मांगने वाले हो उनकी पत्नी से, और दूसरा किसी डाकू के इलाज के लिए उन्हें उठाकर ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली।
इनके उनके इस रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। अब दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं। इस तरह से रहस्यात्मक वो गायब हो गए थे कि लोग डर गए थे कि इस तरह से कोई कैसे गायब हो सकता है। पुलिस भी परेशान थी और लोग ना डरे इसलिए सिर्फ एक ही बार उनका गायब होना जो है समाचार पत्र में छापा गया था कि वातावरण जो है भयभीत ना बने, लोग डर न जाए। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। बहुत दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। डॉक्टर भटनागर की जो पत्नी थी वो बहुत निराश हो गई थी। बिल्कुल पागल जैसी उसकी हालत हो गई थी। वो सुबह सुबह उठती थी और अपने पति की राह दरवाजे पर रोज़ देखने लगती थी और अपने पति आने की वो प्रतीक्षा करती थी। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर किसी पर फिर वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे और उन निशानों को देखकर कुछ अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी आवश्यक मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। कई महीनों बाद श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर उसी तरह से गाड़ी के पहियों के निशान देखे और तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हुई। सब लोग फिर से खोजने लगे। पुलिस का एक दल जो है उनके घर भी आया। गाड़ी के निशान देखे, लेकिन वहाँ और कुछ नहीं मिला, लेकिन एक लिफाफे में बंद सीढ़ी जरूर मिली। सीढ़ी को सुनने की व्यवस्था की गई और सीढ़ी बजने लगी। सीढ़ी बजते ही सब लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रह जाना यानी चकित रह जाना, अचंभित रह जाना। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अब यहाँ डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहाँ थे तो दूसरे ग्रह पर थे। वो बता रहे थे कि हमारे जैसे और कई सारे ब्रह्मांड में ग्रह है और वो जो है वहाँ दुनिया अलग से बसी है और वो हमारे से ज़्यादा प्रगतिशील है। उन्हें बहुत दुख था कि वो सारे मित्रों से दूर है, लेकिन ये सुख उन्हें मिला कि उनका जो भ्रम था कि यहाँ हमारे जैसे और कोई दुनिया नहीं, तो वो जाते रहे। तो दुनिया में उनके जैसे, हमारे जैसे कई सारे ग्रह है और उस पर दुनिया भी है। ये डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। आगे वो कहने लगे, हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया
तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़े सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू-सू आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तब वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहना गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। अब डॉक्टर भटनागर उस ग्रह पर कैसे पहुँचे, तो उन लोगों ने उनकी अमेरिका के सम्मान के बाद जो है उनकी गुप्त जानकारी रखी और तभी से उनके अपहरण की योजना बनाने लगे और एक दिन उन्हें अपहरण करके वो अपने साथ लेके गए। जब वो घर से बाहर आए थे उस रात, तो उन्होंने देखा कि एक विचित्र सा यान है। वो कुछ और करते, लेकिन उसकी उन्हें कोशिश करने की भी मोहलत नहीं मिली। 3 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, यान में डाल लिया और घबराहट के कारण वो बेहोश हो गए। लेकिन जब उन्हें होश आया तब तक यान दूसरे ग्रह पर पहुंच चुका था। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से जाते आते हैं। यहाँ भी लोगों के रहने के लिए घर बना रखे हैं। कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ है, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौरमंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। अब डॉक्टर भटनागर सीढ़ी के माध्यम से और जानकारी दे रहे थे उस ग्रह के बारे में कि उस ग्रह का नाम तो बड़ा विचित्र सा है, लेकिन वहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे है और उनके पास ऐसे यान हैं कि जो एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक आसानी से आते जाते हैं। वहाँ घर भी है, बाजार है, कारखाने हैं, बस्ती है, मोटरें हैं, लेकिन सब बिल्कुल अलग है और उनके अलग वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस तरह से जानकारी डॉक्टर भटनागर दे रहे हैं। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी इलाज करने में। इनके अपहरण का कारण ही वो था कि उन्होंने कहा कि मेरे अपहरण के कारण के बारे में जानने के पहले ये जान लो कि ये चिकित्सा शास्त्र में यानी इलाज करने में, बीमारियों का इलाज करने में बहुत पिछड़े हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी पर आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो आदमी है वे मशीनें के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें हैं जो इन्हें नाकारा हुआ बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। उद्योग के विकास के मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों के से वातावरण दूषित हो रहा है। डॉक्टर भटनागर बता रहे थे कि इन लोगों ने इनका अपहरण क्यों किया है, वहाँ का वातावरण कैसा है, तो यहाँ आदमी नहीं तो मशीनें ज़्यादा है। सारा काम मशीनों से होता है और इसका नतीजा ये हुआ है कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम हुआ है, मशीनें बढ़ गई है। आदमी कम, मशीनें ज़्यादा, और जो लोग हैं वो भी मशीनों के गुलाम है। यहाँ लोगों को एक विचित्र तरह से सड़न रोग होने लगा है कि शरीर का एक अंग सड़ जाता है और फिर वो इंसान मर जाता है, लेकिन इसका इलाज उन्हें मालूम नहीं है। और
डॉक्टर भटनागर का अपहरण करने के बाद उन्हें लगा कि कोई वो ऐसा सड़ने वाला अंग जो है निकाल दे और दूसरा वहाँ प्रत्यारोपित करे, वहाँ दूसरा अंग लगा दिया जाए तो शायद वो इंसान बचे। तो इस कारण उनका अपहरण हो गया था। लेकिन डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि हमारे पृथ्वी की अवस्था भी अलग नहीं होगी अगर हम इसी तरह से मशीनों के गुलाम रहे तो, क्योंकि हमारे यहाँ भी उद्योग विकास कर रहे हैं, मशीनें बढ़ रही है और मशीनों और कारखानों से क्या हो रहा है, वातावरण भी दूषित हो रहा है। और पृथ्वी पर वह सब अगर जारी रहा तो ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर कोई तुरंत उपाय न किया गया तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ हो कि ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें, दैत्याकार यानी राक्षसों के आकार की। तो डॉक्टर भटनागर सीढ़ी के माध्यम से ये कहने लगे कि पृथ्वी की भी अलग परिस्थिति नहीं है, यहाँ भी उद्योग बढ़ रहे हैं, मशीनें ज़्यादा हो रही है और ऐसा रहा तो पृथ्वी पर भी ये दिन आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ कैंसर है, दिल की बीमारियाँ है, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ है, ब्लड शुगर, ये सभी बीमारियां हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। और अगर कोई उपाय न किया गया तो इंसानों का नामो निशान यहाँ भी मिट जाएगा जैसे उस ग्रह पर मिट गया है। अगर यह सब जारी रहा तो ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ हो कि ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें मतलब राक्षसों के आकार की मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही जारी रहा तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि पृथ्वी पर आज कैंसर, दिल की बीमारियाँ, तनाव के कारण होने वाली बीमारियाँ, ब्लड शुगर, ये बातें उसी भविष्य का संकेत है कि हम उसी विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इस ग्रह के लोग भी इन सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ये हालत है कि अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो इंसान मिट सकते हैं, नामो निशान उनका मिट जाएगा और सिर्फ खाली रहेगी कारखाने, इमारतें और मशीनें बड़ी बड़ी। आप सोच रहे होंगे कि जो देश के विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इस कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। सहसा ही हम लोग सोचते हैं कि इतना आगे बढ़ने वाले, इतना विज्ञान में प्रगति करने वाले लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे कैसे रह सकते हैं। तो इसका कारण है उनका शरीर। उनकी जो चमड़ी है वो बहुत मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की है और उस पर हवा, पानी, मिट्टी का, वातावरण का कोई परिणाम नहीं होता, इसलिए ये लोग बीमार ही नहीं पड़ते। जो बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी नरम होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी चमड़ी सख्त हो जाती है और ये यहाँ के जलवायु का, वातावरण का परिणाम होता है और इसलिए उन्हें कभी बीमारी होती ही नहीं है। इसलिए इलाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, चिकित्सा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इसलिए अगर ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो वो सोचेंगे कैसे। लेकिन अब उन पर मुसीबत आ चुकी थी। मैंने इस सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता।
फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाई बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक सामान जो है वो बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी के कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए मैं अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके यहाँ लाया जाएगा। अब बात यह है कि ये समस्या बहुत बढ़ गई है और यहाँ इन्होंने डॉक्टर साहब ने इस रोग का अध्ययन कर लिया है, शरीर के बनावट का अध्ययन कर लिया है, लेकिन पृथ्वी के लोगों के शरीर की बनावट और वहाँ के बिल्कुल अलग है, चिकित्सा शास्त्र भी अलग है और इसलिए उन्होंने इस घातक रोग का इलाज के लिए दवाई बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं और उनके अंगों का प्रत्यारोपण, उसके लिए दवाई, उसके लिए आवश्यक साजो सामान, ये जो है सब उन्हें बनवाना है और वो अकेले करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन इन लोगों से वो तभी छुटकारा पा सकते हैं जब वो सब कर लेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि वो लोग जो है दूसरे ग्रह के ये कर रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं कि उनकी सहायता से, डॉक्टर साहब की जानकारी की सहायता से और कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों को वहाँ ले जाया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इनके बारे में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो चाहते हैं डॉक्टर साहब कि वो सब खुद सीख ले और इलाज करे और इसलिए वो गुप्तता रख रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों को फिर से वहाँ ले जाया जाएगा और डॉक्टरों का और वैज्ञानिकों का अपहरण करके। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के ये संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। वो कहने लगे कि मैं सही सलामत पृथ्वी पर वापस आना भी चाहूँ तो इनकी इच्छा बगैर नहीं आ सकता और उनसे विरोध मोल लेना ये भी बहुत असंभव है। इसलिए वो कहते हैं ऐसा समझिए कि मैं कोई दूसरी विदेश यात्रा पर हूँ, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ये सारा संदेश सुनकर सब लोग चकित हो गए और बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन हुआ था कि आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी। आज के लिए ये था कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ था, वहाँ ग्रह के लोगों की बहुत बुरी स्थिति थी और भविष्य में इसलिए कहा कि पृथ्वी भी उसी रास्ते पर जा रही है। आज हमारे यहाँ उद्योगों की प्रगति हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अनेक बीमारियाँ और प्रदूषण भी फैल रहा है, जिसका अंजाम यही हो सकता है कि हम भी किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाए। तो ये जो बातें हैं ये बताकर डॉक्टर भटनागर वही अपना कथन जो है समाप्त करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और अपने किताब में से भी पढ़िए और बाद में ही इसका स्वाध्याय कीजिए। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, फिर से मिलते हैं अगले पाठ में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।